हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का सेशन हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन है, जहां पर हम 26 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहां पर मैं आपको बताऊंगा विद डिटेल। आराम से नोट कीजिएगा, एंड तक सेशन को देखिएगा, इंटरेस्टिंग सेशन है। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, भारत के 77वें रिपब्लिक डे समारोह में चीफ गेस्ट कौन थे? तो भारत का 77वें रिपब्लिक डे समारोह अभी आयोजित किया गया था 26 जनवरी को, और इस बार हमारे चीफ गेस्ट थे उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। ये यूरोपीय यूनियन के दो अलग अलग बॉडी के अध्यक्ष हैं, तो इन दोनों को बुलाया गया था और ये 77वें रिपब्लिक डे पर हमारे चीफ गेस्ट थे। तो दोनों की बात कर लेते हैं। उर्सुला वॉन डेर लेयन की बात करें तो ये यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट है, और एंटोनियो कोस्टा की बात करें तो ये यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। ठीक है, उर्सुला वॉन डेर लेयन और दूसरे हैं हमारे पास एंटोनियो कोस्टा। उर्सुला वॉन डेर लेयन ये जर्मनी से आती है, जर्मनी की पॉलिटिशियन है। पहली बार 2019 में यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट बनी थी, और फिर 2024 में एक बार फिर से इनको सेकेंड टर्म के लिए अपॉइंट किया गया। तो ये अभी लगातार दूसरे टर्म में यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट के पद पर है। जर्मनी की चांसलर एंजेलिना मर्केल की गवर्नमेंट में ये डिफेंस मिनिस्टर के रूप में काम कर चुकी है 2013 से 2019 तक। सेकेंड, एंटोनियो कोस्टा की बात करें तो ये पुर्तगाल से आते हैं, एक पोर्चुगीज पॉलिटिशियन है, पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ये। ओके, ये 2024 से यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। तो ये दोनों चीफ गेस्ट थे 77वें रिपब्लिक डे के अवसर पर। याद रहेगा, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकेंड, वर्ष 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में पद्म अवार्ड अनाउंस किए हैं, और इस बार टोटल 131 पद्म अवार्ड अनाउंस किए गए। इनमें से पद्म भूषण की बात करें तो 13 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। देखिए, पद्म विभूषण सबसे बड़ा पद्म अवार्ड होता है, उसके बाद आता है पद्म भूषण, और सबसे नीचे आता है पद्मश्री। तो 131 पद्म अवार्ड दिए गए तीनों को मिलाकर। अगर हम सेपरेट करते हैं कि किसको कितने दिए गए, मतलब पद्म भूषण कितने दिए गए या पद्म विभूषण कितने दिए गए, तो बेसिक फैक्ट हम इसके जान लेते हैं। टोटल पद्म अवार्ड कितने दिए गए? 131। 5 पद्म विभूषण दिए गए, 13 दिए गए पद्म भूषण, जो कि हमारा आंसर था, और 113 दिए गए हैं पद्मश्री। देखिए, यहां पर जिन जिन को ये अवार्ड दिए गए उनकी हम बात करेंगे, लेकिन पद्मश्री हम गिने चुने जो कि इंपॉर्टेंट है वो ही देखेंगे। बाकी हम पद्म विभूषण और पद्म भूषण किसको दिए गए इनकी पूरी बात करेंगे। और यहां पर क्योंकि हम 113 लोग पूरे नहीं पढ़ पाएंगे, तो हम शॉर्ट में जो मेन मेन है उनकी यहां पर बात कर लेंगे। ठीक है, 131 पद्म अवार्ड में से 19 महिलाओं को पद्म अवार्ड दिए गए हैं, 6 फॉरेनर और एनआरआईज हैं जिनको पद्म अवार्ड दिए गए, और 16 लोग ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। सबसे पहले हम पद्म विभूषण की बात करते हैं। कितने लोगों को दिया गया? 5 लोगों को। तो इस बार 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया। पहले हो जाते हैं धर्मेंद्र, एक्टर, लास्ट ईयर ही इनका निधन हुआ है। इनको पद्म भूषण दिया जा चुका है 2012 में, और अब 2026 में पद्म विभूषण दिया गया। फिर है केटी थॉमस, ये एक पब्लिक अफेयर के लिए इनको दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज रह चुके हैं। इन्हें पहले पद्म भूषण दिया जा चुका है 2007 में, अब दिया गया पद्म विभूषण। इनके अलावा एन राजम, ये वायलिन वादक के, जिनको पद्मश्री 1984 में दिया जा चुका है, पद्म भूषण 2004 में दिया जा चुका है, और अब पद्म विभूषण 2026 में दिया गया। फिर आते हैं पी नारायणन, जिनको लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में दिया गया पद्म विभूषण। और एक है वी एस अच्युतानंद, जो कि केरल के सीएम रह चुके हैं, केरल के 11वें सीएम के पद पर थे, इनको भी दिया गया पद्म विभूषण। तो ये 5 लोग हो गए पद्म विभूषण। इनके बाद आते हैं 13 पद्म भूषण। तो अलका याग्निक, ये गायिका है। भगत सिंह कोश्यारी, उत्तराखंड के सीएम और महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। के रामासामी पलानीस्वामी, आर्थोपेडिक सर्जन है, इनको पद्म भूषण दिया गया। ममूटी, ये मलयालम एक्टर है। डॉक्टर दत्तात्रेय नोरी, पीयूष पांडे एडवर्टाइजिंग के लिए जाने जाते हैं।
KSM मिलानंदन, शताब्दी आर गणेश, शिबू सोरेन जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनका भी लास्ट ईयर ही निधन हुआ था, तो इनको पद्म भूषण दिया गया। इनके अलावा उदय कोटक, VK मल्होत्रा, वेलापल्ली नटेशन और विजय अमृतराज जो कि टेनिस प्लेयर है, इनको दिया गया पद्म भूषण। आगे पद्मश्री की बात करें तो 113 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। इनमें से मेन है रोहित शर्मा। लास्ट ईयर हम T20 वर्ल्ड कप जीते थे 2024 में इनकी कप्तानी में। हरमनप्रीत कौर की बात करें तो ICC वर्ल्ड कप जीते थे हम 2025 में इनकी कप्तानी में। फिर प्रवीण कुमार पैरा एथलीट, सिल्वर मेडलिस्ट हैं ये और टोक्यो ओलंपिक में। सविता पुनिया हॉकी की कैप्टन है। बलदेव सिंह हॉकी का कोच है। भगवान दास रायकर। इनके अलावा के पाजनीवेल तमिल मार्शल आर्ट के लिए, व्लादिमीर मैस्तवीर कुश्ती कोच हैं और सतीश शाह ये अभिनेता हैं, इनका भी लास्ट ईयर निधन हुआ है, तो इनको मरणोपरांत पद्मश्री दिया गया है। इनके अलावा प्रोसेनजीत चटर्जी बंगाली सिनेमा के लिए जाने जाते हैं। रंजनी और गायत्री ये कर्नाटक संगीत के लिए संयुक्त रूप से इनको पद्मश्री दिया गया। ये एक दो ऐसे पेयर हैं जिनको संयुक्त रूप से पद्मश्री दिया गया है। इनके अलावा तरुण भट्टाचार्य संतूर वादक, गरिमेला बालाकृष्णन प्रसाद भक्ति संगीत के लिए और विश्वा बंधु एक डोमचक लोक नृत्य, इनके परफॉर्मर के रूप में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो मेन 113 में जो पद्मश्री है वो यहां पर मैंने आपको बता दी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सर मार्क टली का हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? मार्क टली जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है। एक जर्नलिस्ट है, बीबीसी के लिए ये पत्रकारिता करते थे, बीबीसी के लिए इन्होंने काफी काम किया है। तो 90 वर्ष की आयु में मार्क टली का निधन हो गया। ओके, वॉइस ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता था। इंडिया में काफी हिस्टोरिकल मूवमेंट है जिनको इन्होंने बीबीसी के लिए कवर किया है। फॉर एग्जांपल 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था स्वर्ण मंदिर में, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी का असैसिनेशन जो हुआ था 1991 में, जो हमने अपनी इकोनॉमी को खोला था, लिबरलाइजेशन की शुरुआत की थी, और बाबरी मस्जिद विध्वंस को इन्होंने कवर किया था बीबीसी के लिए। तो काफी फेमस एक पत्रकार हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनका जन्म हुआ था कोलकाता में, लेकिन अभी इनके पास ब्रिटिश नागरिकता थी, लेकिन जन्म इनका कोलकाता में हुआ है भारत में। रिपब्लिक डे 2026 पर किस अंतरिक्ष यात्री को देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? पहली चीज तो यह कि भाई शांतिकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो यह है अशोक चक्र। रिपब्लिक डे 2026 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया शुभांशु शुक्ला को। ये एक इंडियन एस्ट्रोनॉट है, इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर भी हैं ये, और अब ये एस्ट्रोनॉट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से आते हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। इनको प्रेसिडेंट के द्वारा अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। इंडिया के दूसरे ऐसे एस्ट्रोनॉट जिनको अशोक चक्र दिया गया है, क्योंकि इनके पहले राकेश शर्मा जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंडियन थे 1984 में, इनको 1984 में ही अशोक चक्र दिया गया था, और अब दिया गया है शुभांशु शुक्ला को, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले इंडियन है। या अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंडियन है, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले इंडियन कौन? शुभांशु शुक्ला। और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे इंडियन जो सिटीजनशिप जिनकी इंडिया की है। लास्ट ईयर एक्सियोम 4 मिशन के द्वारा जून 2025 में ये अंतरिक्ष में गए थे, और इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाकर एक रिकॉर्ड कायम किया था। अभिनेत्री शारदा को वर्ष 2024 के लिए जेसी डेनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो अभिनेत्री शारदा को वर्ष 2024 के जेसी डेनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह जो अवार्ड है ना, ये मलयालम सिनेमा के लिए केरला गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? केरला सरकार के द्वारा। और जो एक्ट्रेस है शारदा, वो भी मलयालम अभिनेत्री है। हालांकि इन्होंने शुरुआत जो है वो तेलुगु अभिनेत्री के रूप में की थी, लेकिन फिर मलयालम अभिनेत्री के रूप में काफी पहचान इन्होंने बनाई है। अभी केरल गवर्नमेंट ने अपने यहाँ का सर्वोच्च सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान, जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में, केरल के द्वारा यह अवार्ड दिया गया एक्ट्रेस शारदा को। ओके, तो
एक्ट्रेस शारदा की हम बात करते हैं ना, तो ये 32वीं फिल्म हस्ती है जिनको केरल का जेसी डेनियल अवार्ड दिया गया। वैसे इनको 3 बार नेशनल अवार्ड भी दिया जा चुका है, जिनमें से 2 बार तो केवल मलयालम मूवीज के लिए ही दिया गया, और अब केरल ने इनको जेसी डेनियल अवार्ड से सम्मानित किया है। जेसी डेनियल अवार्ड 1992 में केरला गवर्नमेंट ने शुरू किया था। 5 लाख रुपए की प्राइज मनी इसके तहत दी जाती है। चर्चा में रही तमसा नदी का उद्गम किस राज्य में है? तमसा नदी, जिसे टोन्स के नाम से जाना जाता है, इसका उद्गम देखने को मिलता है मध्य प्रदेश राज्य से। मध्य प्रदेश में सतना जिले की कैमूर श्रेणी से निकलने वाली नदी है टोन्स या तमसा। किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है। अगर आप यहां पर एमपी के मैप में देखेंगे तो ये आपको टोन्स नदी दिखेगी, और ये उत्तर पूर्व की ओर बहती है और यूपी में जाकर गंगा से मिलती है। अभी ये इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि इसके रिवाइवल के लिए जो काम किए जा रहे हैं ना, उसको पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 130वें एपिसोड में एड्रेस किया था। लास्ट वीक संडे को जो 130वां एपिसोड हुआ था मन की बात कार्यक्रम का, उसमें एड्रेस किया गया था तमसा रिवर को। काफी रिवाइवल के लिए इसके लिए काम किया जा रहा है यूपी में। अगर हम तमसा रिवर की बात करते हैं तो सतना जिले की कैमूर पहाड़ियों में तमसा कुंड है, यहां से इस नदी का उद्गम होता है। टोन्स के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश से निकलती है। ऑलमोस्ट 265 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा में उत्तर प्रदेश के सिरसा, जो कि प्रयागराज के पास आता है, वहां पर गंगा में जाकर मिलती है। इसकी ट्रिब्यूटरी में बैलन, बिहड़ और महाना रिवर देखने को मिलती है। तो किसकी सहायक है? ये क्वेश्चन बनता है। गंगा की सहायक है टोन्स या तमसा। 2 राज्यों में बहती है, एमपी और यूपी। और उद्गम कहां से, क्वेश्चन ये था हमारा, तो ये एमपी से उद्गम होता है इसका, सतना जिले से, और उत्तर पूर्व की ओर बहती है, यूपी के सिरसा में गंगा से मिलती है। इजी, क्लियर था? तो यहां पर इसे याद रखिएगा, पूछा जा सकता है तमसा नदी के, क्योंकि देखिए गंगा की सहायक और गंगा की सहायक नदियां पूछी जाती है नॉर्मली, तो आप याद रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द डे आपको बता देता हूं। आप सभी जीएस का फाउंडेशन कोर्स यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, ये बहुत ही बेसिक से आपको पढ़ने को मिलेगा। फाउंडेशन बेच है तो आप इसे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि देखिए वनडे एग्जाम में काफी स्टूडेंट होते हैं जो कि जीएस में स्कोर नहीं कर पाते, तो उन सभी के लिए हमने इस फाउंडेशन कोर्स को लॉन्च किया है। आप इसे ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसके लिंक दे दिए, काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये अभी देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कीजिए, वहां से अवेल कीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। आगे आइए, एशियाई ओलंपिक परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एशियाई ओलंपिक परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया शेख जोआन बिन हमद अल थानी को। एशियाई ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किए गए। आपको पता है इस संस्था के अध्यक्ष के पद पर अभी तक एक इंडियन थे जिनका नाम था रणधीर सिंह। ये ओलंपिक शूटर रह चुके हैं रणधीर सिंह। ये 2024 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इसके अध्यक्ष बने थे। 2028 तक इनका कार्यकाल था, 2024 से 2028 तक, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से अब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नए अध्यक्ष बन गए शेख जोहान बिन हमद अल थानी। ये कतर ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष है, मतलब कतर देश से आते हैं। और यहां पर जब हम रणधीर सिंह की बात करते हैं तो ये ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष बनने वाले पहले इंडियन थे, पर इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया क्योंकि इनका स्वास्थ्य काफी समय से ठीक नहीं था। तो राजा रणधीर सिंह ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष सितंबर 2024 में नई दिल्ली में जब 44 ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की जनरल मीटिंग का आयोजन किया गया था, वहां पर इनको चुना गया था 2024 में, पर अब ये रिटायर हो चुके हैं। ओलंपिक शूटर है रणधीर सिंह, ठीक है ना, फर्स्ट इंडियन जो कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष थे। ये जो संस्था है एशिया में ओलंपिक खेलों को गवर्न करने वाली संस्था है। एशिया में ओलंपिक खेलों का आयोजन करना, खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना, ये ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का काम है। 1982 में स्थापना हुई थी इसकी, कुवैत सिटी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 के फाइनल में कलिंगा लॉन्सर्स ने किस टीम को हराकर खिताब जीता है? तो पुरुष हॉकी इंडिया लीग, ओके, मेंस हॉकी इंडिया लीग है 2025-26, इसकी विनर रही है कलिंगा लॉन्सर्स।
और इन्होंने फाइनल में रांची रॉयल्स को हराकर ये खिताब जीता है। तो विनर हो जाता है कलिंगा लॉन्सर्स और रनर अप हो जाता है रांची रॉयल्स। तो इसका जो फाइनल है ना, अभी खेला गया था, फाइनल में कलिंगा लॉन्सर्स ने दूसरी बार ये खिताब जीता है, क्योंकि इसके पहले कलिंगा लॉन्सर्स 2017 में भी इस ट्रॉफी को अपने नाम कर चुका है। मेंस हॉकी इंडिया लीग, हॉकी के लिए एक मेंस लीग है, जिसे आईपीएल का आयोजन किया जाता है, वैसे ये हॉकी की लीग है, ठीक है ना। भारत की एक प्रोफेशनल हॉकी लीग है, आयोजन हॉकी इंडिया के द्वारा हर साल किया जाता है। इस बार 25-26 के एडिशन का आयोजन किया गया। फाइनल खेला गया था भुवनेश्वर ओडिशा में कलिंगा हॉकी स्टेडियम में, ये फाइनल हुआ था। विनर कलिंगा लॉन्सर्स रही और रनर अप रही है रांची रॉयल्स। शुरुआत की गई थी 2013 में मेंस हॉकी इंडिया लीग की। 2013 में जो पहला एडिशन आयोजित किया गया था वो रांची राइनोज ने जीता था। उस वक्त रांची राइनोज के नाम से टीम को जाना जाता था और रनर अप दिल्ली वेव राइडर्स रही थी उस वक्त। अभी 2025-26 का मेंस हॉकी इंडिया लीग का खिताब कलिंगा लॉन्सर्स ने जीता, रनर अप रांची रॉयल्स रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य से पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया? भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है केरला स्टेट में। केरल के तिरुवनंतपुरम में ये पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए गए हैं। देखिए, पीएम स्वनिधि स्कीम को पहले समझो कि ये क्या है। जब कोविड आया था ना, तो 2020 में कोविड के बाद स्ट्रीट वेंडरों की सहायता के लिए एक स्कीम लाई गई थी ताकि उन्हें फाइनेंशियल हेल्प किया जा सके, पीएम स्वनिधि योजना। तो उसी के तहत स्मॉल बिजनेस और जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनके उत्थान के लिए एक योजना थी। उसी के तहत अब पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च किए गए हैं, ताकि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए गए हैं ताकि स्मॉल बिजनेस ओनर्स को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाए। केरल में 10,000 स्ट्रीट वेंडर्स को ये कार्ड दिए गए। इसकी ऑपरेटिंग लिमिट जो रखी गई है क्रेडिट कार्ड की 10,000 रुपए। जो लोन लेना चाहता है ना क्रेडिट कार्ड से, वो 10,000 रुपए ले सकता है, ऑपरेटिंग लिमिट है। जो भी टाइम पीरियड है 50-60 दिन का, अगर उसमें रिटर्न कर देता है और अच्छा रहता है सिविल स्कोर, तो आगे इसको 30,000 तक बढ़ाया जा सकता है। कार्ड की वैलिडिटी 5 साल है। इसमें 20 से 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट दिया जाता है, लोन दिया जाता है, स्ट्रीट वेंडरों को दिया जाता है, ऐसे लोग जो कि पीएम स्वनिधि के पहले 2 लोन्स चुका चुके हैं। अब ये 2 लोन्स क्या है वो आगे समझ में आएगा जब हम पीएम स्वनिधि की बात करेंगे। तो समझ में आ गया ऑब्जेक्टिव क्या है क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किए जाने का। केरल के तिरुवनंतपुरम से क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए गए स्मॉल बिजनेस की मदद के लिए। देखिए, यहां पर पीएम स्वनिधि स्कीम को समझो। 2020 में से लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। कोविड-19 के समय स्ट्रीट वेंडरों को फाइनेंशियल हेल्प करना इस योजना का उद्देश्य था। यह 2024 में खत्म हो रही थी, लेकिन लास्ट ईयर ही इसको बढ़ाया गया है मार्च 2030 तक, है ना। इसको आगे बढ़ा दिया गया है। ये 2024 में खत्म होने वाली थी, लेकिन अब इसको 2030 तक कंटिन्यू किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। पहला लोन दिया जाता है 15,000 रुपए। ये पहले 10,000 20,000 ऐसी राशि थी, लेकिन ये बाद में बदलाव भी हुआ है, ठीक है। तो अब जो लोन दिया जाता है पहला 15,000 रुपए का, कोई इस लोन को चुका देगा तो फिर 25,000 का लोन मिलेगा, और अगर उसको भी टाइम पे चुका देगा तो फिर 50,000 का लोन उसको दिया जा सकता है इंटरेस्ट फ्री। अगर कोई दूसरा लोन चुका देता है ना, तो फिर उसको पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, जो अभी हमने बात की। तो केरल के तिरुवनंतपुरम से वो लॉन्च किया गया है। भारत और यूरोपीय संघ के मध्य मुक्त व्यापार समझौता साइन किया गया। यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और यूरोपीय संघ के मध्य हुआ है। इसकी शुरुआत की गई थी यूरोपीय संघ की 1993 में। तो अभी नई दिल्ली में जो यूरोपीय संघ के 2 अध्यक्ष आए हैं, 2 अलग अलग बॉडीज के, रिपब्लिक डे के अवसर पर। एंटोनियो कोस्टा जो कि यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है, और इसके अलावा यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन। इनके साथ भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने 27 जनवरी को नई दिल्ली में 16th इंडिया ईयू समिट की संयुक्त अध्यक्षता की थी, और यहीं पर इंडिया और यूरोपीय यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कंप्लीट हुई है। फाइनली साइन किया गया है और अब इसे लागू किया जाएगा।
उद्देश्य क्या है? इंडिया और यूरोपीय यूनियन के बीच में ट्रेड को बढ़ावा देना, है ना। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, तो इंडिया से जो भी यूरोपीय यूनियन के 27 देशों में प्रोडक्ट जाएंगे, उन्हें या तो कम से कम टैक्स किया जाएगा, टैक्स फ्री किया जाएगा। तो इससे भारत के लिए ग्लोबल मार्केट बढ़ेगा, यूरोपियन मार्केट के दरवाजे खुलेंगे और काफी सारे इंडिया की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा, यहाँ के बिजनेस को बूस्ट मिलेगा और यूरोपीय यूनियन को भी काफी फायदा है इंडिया जैसे देशों के साथ बिजनेस करके, वो भी अपने माल को इंडिया में लाकर बेच पाएंगे। अभी तक यूरोपीय यूनियन के देशों के साथ इंडिया का जो बायलैटरल ट्रेड है, द्विपक्षीय व्यापार, वो 136 अरब यूएस डॉलर का है। इसको बढ़ाने के, डबल करने की संभावना है आगे 5-10 साल में। यूरोपीय यूनियन यूरोप के 27 देशों का एक संगठन है। वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 5.5% पॉपुलेशन यूरोपीय यूनियन के 27 देशों में रहती है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड ग्लोबल जीडीपी में इनका 14 से 17% तक योगदान है, जो कि बहुत बड़ा है। यूरोपीय यूनियन की शुरुआत 1993 में की गई थी। 27 देश इसके मेंबर है। सबसे नया जो जुड़ा है वो क्रोएशिया है, 2013 में जुड़ा था। और जो लेटेस्ट बाहर हुआ 2020 में, यूनाइटेड किंगडम। पहले 28 देश थे यूरोपीय यूनियन में, लेकिन यूनाइटेड किंगडम के बाहर होने के बाद 27 देश बचे हैं। ऑपरेशन मेगाबुरु के कारण सारंडा वन चर्चा में रहा। यह किस राज्य में स्थित है? सारंडा वन क्षेत्र, ये झारखंड राज्य में देखने को मिलता है। यहां पर भारत के सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन मेगाबुरु चलाया गया है नक्सलवादियों के खिलाफ, और इसी कड़ी में 17 नक्सलवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया पश्चिमी सिंहभूमि जिला झारखंड में। सारंडा वन क्षेत्र मिलता है, यहीं पर ऑपरेशन मेगाबुरु चलाया गया है। सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट और झारखंड पुलिस ने मिलकर यह संयुक्त अभियान चलाया था। झारखंड का एक डेंस फॉरेस्ट एरिया है, सरांडा फॉरेस्ट एरिया, यहीं पर यह अभियान चलाया गया था। ऑपरेशन का क्या है नाम है? ऑपरेशन मेगाबुरु। आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो 2026 के मिड तक भारत से नक्सलाइट को खत्म कर देगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का लक्ष्य है। तो उसी के लिए, नक्सलाइट को खत्म करने के लिए सारंडा फॉरेस्ट एरिया में ऑपरेशन मेगाबुरु चलाया गया था। अजित पवार, जिनका हाल ही में विमान दुर्घटना में निधन हो गया, किस राज्य के उप मुख्यमंत्री थे? अजित पवार, इनका एक एयरक्राफ्ट क्रैश में निधन हो गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के पद पर थे। महाराष्ट्र में सीएम है देवेंद्र फडणवीस और 2 डिप्टी सीएम थे, एकनाथ शिंदे और दूसरे थे अजित पवार। लेकिन अजित पवार की लास्ट वीक एक एयरक्राफ्ट क्रैश में डेथ हो गई है। एक्चुअल में महाराष्ट्र में जिला परिषद इलेक्शन है, जिसके कैंपेनिंग के लिए ये बारामती जा रहे थे, पुणे डिस्ट्रिक्ट में आता है, पर बारामती एयरपोर्ट के जस्ट किनारे से पहले ही इनका साइड में प्लेन क्रैश हो गया और इनकी डेथ हो जाती है। 5 लोगों की डेथ हो जाती है इनके साथ। तो डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के अजित पवार भी 66 साल की उम्र में इनका भी निधन हो गया है। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के मेंबर है एनसीपी, अजित पवार के नाम से इस पार्टी को जाना जाता है। एक शरद पवार की भी है, ये अजित पवार की पार्टी है। महाराष्ट्र के रिकॉर्ड 6 बार डिप्टी सीएम के पद पर रहे हैं, यहां पर मैंने आपको मेंशन कर दिया है। तो 6 बार रिकॉर्ड डिप्टी सीएम, बारामती असेंबली सीट से ही लगातार 7 बार इलेक्ट होकर आए। तो और अब इनका निधन भी बारामती एयरपोर्ट के पास ही हो गया। ठीक है, तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? ब्रांड फाइनेंस नाम का एक कंसल्टिंग फर्म है, एक रिसर्च कंसल्टिंग फर्म है, जिसके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली जाती है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स, जिसमें देखा जाता है कि कौन सा देश कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है वर्ल्ड को, उसके डिसीजन कितने इन्फ्लुएंस करते हैं वर्ल्ड को। सॉफ्ट पावर, किसी देश के डिसीजन कितना इफेक्ट डालते हैं। बिना युद्ध के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के, बिना किसी हमले के भी कोई देश का डिसीजन वर्ल्ड पर कैसा इंपैक्ट डालता है। तो ऐसे जो देश है ना, उनकी लिस्ट होती है सॉफ्ट पावर के नाम से, ये सॉफ्ट पावर कहलाते हैं। तो ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में इंडिया को 32 रैंक पर रखा गया है। लास्ट ईयर हम 30वीं रैंक पर थे, इस बार हमारी 2 रैंक गिरी है और हम 32वीं रैंक पर आए हैं। ब्रांड फाइनेंस नाम की संस्था इस इंडेक्स को जारी करती है। 2026 के लिए जो इंडेक्स आया ना, 193 देशों को इसमें सम्मिलित किया गया, जो कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर है, और 55 अलग अलग इंडिकेटर्स के आधार पर उन्हें रैंक किया गया।
193 कंट्रीज में इंडिया की रैंक है 32। पहले नंबर पर है यूएसए, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। सेकंड पर चाइना, थर्ड पर है जापान। इंडिया की रैंक है 32। ब्रांड फाइनेंस दुनिया की लीडिंग एक ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टिंग फर्म है। 1996 में इसकी स्थापना हुई थी और यूके के लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। लंदन बेस्ड संस्था ब्रांड फाइनेंस के द्वारा सॉफ्ट पावर इंडेक्स को जारी किया जाता है, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स। 2026 में इंडिया की रैंक 48। कितने रैंक की गिरावट हुई है? 2 रैंक की गिरावट हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के संयुक्त अधिवेशन को बजट सत्र की शुरुआत के समय संबोधित किया है। किस आर्टिकल में राष्ट्रपति को संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करने का अधिकार है? तो यह आर्टिकल है आर्टिकल 87। आर्टिकल 87 प्रावधान करता है कि हर आम चुनाव के बाद, जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, हर आम चुनाव के बाद और हर साल जो पहला सेशन होगा उसके शुरुआत के दिन प्रेसिडेंट जो हैं वो पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे। ये राइट उनको मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 87 में। तो अभी जो बजट सत्र शुरू हुआ है इस वीक, उसमें प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया है, क्योंकि उनका पावर है आर्टिकल 87 का। किस देश की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो यह देश हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस की पार्लियामेंट ने, जो लोअर हाउस है वहां का, उसने एक बिल पास किया है जिसके तहत फ्रांस में 15 साल से कम उम्र के जो लोग हैं ना, जो बच्चे हैं, उनके लिए सोशल मीडिया के यूज पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। उद्देश्य क्या है? बच्चों में स्क्रीन एडिक्शन कम करना, उनका मेंटली विकास डेवलपमेंट अच्छा हो, मेंटली हेल्थ क्राइसिस से बच्चों को बचाया जा सके, और बहुत सारे इसके कारण है जिसको कंट्रोल करने के लिए बच्चों पर प्रतिबंध लगाया गया है कि वो सोशल मीडिया को कम से कम 15 साल से नीचे तो वो तो यूज कर ही नहीं सकते। ये बैन लगाया गया है फ्रांस की पार्लियामेंट के द्वारा। ये बिल लाया गया है, अब इसको फाइनल करके फिर लागू कर दिया जाएगा देश में। फ्रांस ऐसा दूसरा देश बना है जिसने माइनर्स के लिए ये रूल लागू किया है, क्योंकि इसके पहले ऑस्ट्रेलिया भी 16 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, इससे नीचे के जो बच्चे हैं, उनके लिए बैन लगा चुका है सोशल मीडिया के यूज पर, 16 साल से कम उम्र के। तो अब फ्रांस ने जो प्रावधान किया वो 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए किया है। तो फ्रांस दूसरा ऐसा देश बना, पहला था ऑस्ट्रेलिया। 2024 में ऑस्ट्रेलिया ये रूल लेकर आया था। अरिजीत सिंह ने पार्श्व गायन से संन्यास की घोषणा की है। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? अरिजीत सिंह जो कि एक प्लेबैक सिंगर है, इन्होंने अनाउंस किया है कि ये पार्श्व गायकी से अब संन्यास ले रहे हैं। लास्ट ईयर ही अरिजीत सिंह को 2025 में गायकी के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अरिजीत सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। 2 बार इनको नेशनल अवार्ड भी दिया जा चुका है, 2018 में बिनते दिल सॉन्ग के लिए और 2022 में केसरिया सॉन्ग के लिए, है ना। तो यह है अरिजीत सिंह, वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था। 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। रिपब्लिक डे परेड 2026 में राज्य यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे में जो परेड हुई थी, आपको पता है झांकियां निकाली जाती है और फिर उनको अवार्ड दिया जाता है। तो राज्य और यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी में जिस राज्य की झांकी को पहला स्थान दिया गया, यह है महाराष्ट्र राज्य की झांकी। टॉप 3 झांकियां देखें रिपब्लिक डे परेड 2026 में, तो महाराष्ट्र की झांकी पहले नंबर पर, जो जिसकी थीम गणेशोत्सव थी। सेकंड पर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर के जो हस्तशिल्प और वहां का जो फोक डांस है उसकी थीम पर एक झांकी थी जम्मू कश्मीर की, सेकंड प्लेस पर। थर्ड पर रखा गया केरल की झांकी को, वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल एजुकेशन, ये थीम थी केरल की झांकी की। तो ये टॉप 3 है। इसके अलावा अगर मिनिस्ट्री पे जाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री और वहां के डिपार्टमेंट में बेस्ट झांकी का अवार्ड किसे दिया गया, तो यह दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को। वंदे मातरम की थीम पर इनकी झांकी थी। तीनों सेनाओं में बेस्ट मार्चिंग दल की बात करते हैं तो यह अवार्ड इंडियन नेवी को दिया गया, और सीएपीएफ और अन्य सहायक बलों में जो बेस्ट मार्चिंग दल था उसका अवार्ड दिया गया दिल्ली पुलिस को। तो ये अदर कैटेगरीज है, इनको भी याद रखिएगा। राज्य और यूटी की कैटेगरी में अवार्ड किसको दिया गया? पहले स्थान पर महाराष्ट्र की झांकी को।
विश्व का एकमात्र देश कौन सा बना है जो कि आधिकारिक रूप से दूसरी बार पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो यह हो गया है यूएसए। डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको पता है, 66 ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें से 30 के आसपास यूनाइटेड नेशन के और बाकी नॉन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इन 66 ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होने की घोषणा की थी डोनाल्ड ट्रंप ने। इसी क्रम में डोनाल्ड ट्रंप पेरिस जलवायु समझौते से भी इन्होंने यूएसए को बाहर कर लिया। आपको पता है जब पहला टर्म था डोनाल्ड ट्रंप का, तब भी उन्होंने 2019 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकलने की घोषणा की थी। तब वो पहली बार बाहर हुआ था, फिर जो बाइडेन गवर्नमेंट में फिर से ज्वाइन किया इन्होंने, और अब 2026 में फिर से यूएसए पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर हुआ है, और 2 बार इस एग्रीमेंट से बाहर होने वाला वर्ल्ड का पहला देश बना है यूएसए, एकमात्र देश। अब यूएसए गिने चुने देशों में जो कि इस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है, जैसे ईरान, लीबिया, यमन, इन देशों के साथ अब यूएसए भी पेरिस एग्रीमेंट से बाहर है। देखिए यहां पर पेरिस एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट वर्ल्ड में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एग्रीमेंट है, एक लीगल बाइंडिंग ट्रीटी है। 2015 में जब COP21 का आयोजन किया गया था पेरिस में, तब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को साइन किया गया था। यह 2015 में साइन हुआ और 2016 में फिर लागू किया गया था। आपको पता है इसका उद्देश्य क्या है? पूरे वर्ल्ड का जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कंट्रोल करना, इससे ऊपर नहीं बढ़ने देना। इसके लिए जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कंट्रोल करने के लिए काम किया जाता है, और जो देश उल्लंघन करता है फिर उस पर टैक्सेस और फाइन लगाया जाता है। लेकिन अब यूएसए बाहर हो गया। अब दिक्कत यह है कि यूएसए वर्ल्ड का 2nd सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है। अब यही बाहर हो जाता है तो ये कंट्रोल खो देगा, और ऐसे जो पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस है वो कमजोर पड़ेगी और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। तो इसीलिए पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट था। 195 मेंबर है, जिनमें से 194 कंट्रीज है, और एक यूरोपीय यूनियन मेंबर है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का। केरल राज्य ने किस सूक्ष्म जीव को अपने राज्य सूक्ष्म जीव के रूप में घोषित किया है? केरल राज्य पहला ऐसा राज्य बना है भारत का जिसने अपने राज्य का राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है, और यह घोषित किया गया बेसिलियस सबटिलिस को। यह एक सूक्ष्म जीव है, जीवित सूक्ष्म जीव है, जो कि लाभकारी है। ये जो सूक्ष्म जीव है ना, ये लाभकारी है। तो केरला के सीएम पिनरई विजयन ने तिरुवनंतपुरम में घोषणा की है कि बेसिलियस सबटिलिस को ये स्टेट माइक्रोब के रूप में अडॉप्ट कर रहे हैं, राज्य की सूक्ष्म जीव के रूप में ये अडॉप्ट कर रहे हैं। राज्य में साइंस बेस्ड गवर्नेंस को बढ़ावा देना, रिसर्च को बढ़ावा देना, नॉलेज इकोनॉमी को बढ़ावा देना केरला के द्वारा इस स्टेप को उठाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। बेसिलियस सबटिलिस की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक लाभकारी जीवित बैक्टीरिया है जो कि मिट्टी में और मानव आंतों में नेचुरली पाया जाता है। तो मानव आंतों में स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए, डाइजेशन को बेहतर रखने के लिए, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक लाभकारी बैक्टीरिया है बेसिलियस सबटिलिस। ठीक है, तो याद रखिएगा, केरला ने इसे राज्य की सूक्ष्म जीव के रूप में घोषित किया है। यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र ने बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया है। इस ट्रायंगल में कौन सा स्थान शामिल नहीं है? तो यूनेस्को ने टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया है, संभावित सूची में शामिल किया है बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल को। इसमें शामिल नहीं है सांची, और बाकी जो 3 प्लेस है, रत्नगिरी, उदयगिरी और ललितगिरी, ये बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं, जो कि तीनों ही भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। और यह है सांची जो कि इस ट्रायंगल में शामिल नहीं है। बौद्ध धर्म की तीनों जो रिलीजन की तीनों शाखाएं है ना, हीनयान, महायान और वज्रयान, तीनों का प्रसार देखने को मिलता है बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल के इस क्षेत्रों में। ये जो तीनों प्लेसेस हैं, ललितगिरी, उदयगिरी और रत्नागिरी, ये तीनों ही प्लेसेस बौद्ध धर्म की इन शाखाओं से संबंधित है। ओडिशा के जाजपुर और कटक डिस्ट्रिक्ट में ये फैले हुए हैं। ओडिशा की असिया पर्वत श्रृंखला जो है, असिया माउंटेन रेंज, इनके मध्य में ये तीनों बौद्ध स्थल देखने को मिलते हैं। ओके, तो यूनेस्को ने इनको टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया, संभावित सूचियों में।
क्या होता है, किसी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलने से पहले टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया जाना जरूरी है। तो ये टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हुआ है, हो सकता है इन फ्यूचर इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिल जाए। तो सांची इसमें शामिल नहीं है। सांची तो पहले से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मध्य प्रदेश में, 1989 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सांची के स्तूप। निम्न में से कौन 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बन गई है? 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बनी है पीवी सिंधु। ओके, अभी इंडोनेशिया मास्टर सुपर 500 में इन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। इंडिया की पहली शटलर, इंडियन शटलर जिन्होंने 500 सिंगल्स मैचेस जीते हैं, और वर्ल्ड की ऐसी छठी फीमेल प्लेयर है जिन्होंने 500 सिंगल्स मैचेस जीते हैं। पीवी सिंधु भारतीय बैडमिंटन प्लेयर, तेलंगाना से आती है, भारत की पहली और एकमात्र महिला है जो कि बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है। पीवी सिंधु को अर्जुन अवार्ड 2013 में दिया जा चुका है, पद्मश्री 2015, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2016 और पद्म भूषण दिया गया था 2020 में खेलों के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए। भारत ने 2026-27 के लिए किस विरासत स्थल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कराने हेतु नामांकन जमा किया? तो 2026-27 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लिए भारत से जिस प्लेस को लेकर नामांकन जमा किया गया है, यह है मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज। मेघालय में खासी और जयंतिया ट्राइब्स है ना, क्या होता है, सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है मेघालय। तो खासी और जयंतिया जो ट्राइब्स है मेघालय की, वो क्या करती है, छोटी छोटी नदियों के दोनों किनारों पर जो पेड़ हैं, जीवित हैं, उनकी जड़ों को आपस में कनेक्ट करके ये ब्रिज तैयार करती है। प्राचीन काल से ये चला आ रहा है, जो कि नेचर और ह्यूमन के बीच में कनेक्शन को दर्शाता है। तो इसे कहा जाता है लिविंग रूट ब्रिज, है ना, या फिर जिंगकिंग जरी के नाम से इसे पुकारा जाता है मेघालय में। अब इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के लिए ऑफिशियली नॉमिनेशन के तौर पर भेजा गया है, ऑफिशियल नॉमिनेट किया गया है यूनेस्को में, भारत की ओर से नामांकन जमा किया गया है। तो जो लोग हैं, जो ह्यूमन है, उनके बीच में और नेचर के बीच में कनेक्टिविटी को ये दर्शाते हैं, बहुत ही प्राचीन कालीन है। तो हो सकता है इन फ्यूचर इन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया जाए। किस राज्य में? भारत के मेघालय राज्य में। सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर हिंसा पीड़ितों के राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए गठित किस समिति का कार्यकाल 31 जुलाई 2026 तक बढ़ाया है? तो मणिपुर में आपको पता है 2023 से ही हिंसा की स्थिति है। मणिपुर में हिंसा पीड़ितों के राहत और उनके पुनर्वास के लिए और उसकी निगरानी के लिए कमेटी का गठन किया गया था 2023 में, जिसका नाम था गीता मित्तल कमेटी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी का कार्यकाल 31 जुलाई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। गीता मित्तल कमेटी 42 रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कर चुकी है। लोगों के वहां पर रिलीफ, उनको कंपेंसेशन दिया गया है कि नहीं, इन सब से रिलेटेड अब सुप्रीम कोर्ट ने इनके कार्यकाल को 31 जुलाई 2026 तक के लिए बढ़ाया है। यह कमेटी बनी थी 7 अगस्त 2023 में जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता में, जो कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुकी है। यह अध्यक्ष थी। 2 अदर मेंबर हैं, शालिनी पी जोशी और आशा मेनन। तो यह 3 मेंबर कमेटी है गीता मित्तल कमेटी, जो कि मणिपुर हिंसा और पुनर्वास, जो हिंसा पीड़ितों की राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए गठित की गई थी 2023 में। याद रखिएगा आपको पता है लास्ट ईयर 2025 में मणिपुर हिंसा के बाद वहां के सीएम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, एन बीरेन सिंह, और उसके बाद मणिपुर में 2025 से ही राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तो ये गीता मित्तल समिति भी याद रखिए। और 2025 में एक ही राज्य था जहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, मणिपुर राज्य था। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच माइकल नॉप्स का निधन हो गया। ये किस देश के हॉकी खिलाड़ी थे? माइकल नॉप्स इंडियन मेंस हॉकी टीम के पूर्व कोच थे। ये हॉकी खिलाड़ी थे ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के लिए इन्होंने काफी हॉकी खेला है, ठीक है। इवन 1979 से 1985 के बीच में ऑस्ट्रेलिया के लिए 76 इंटरनेशनल मैचेस इन्होंने खेले हैं। 2011 में इंडियन हॉकी टीम के हेड कोच बने थे। 2012 लंदन ओलंपिक के लिए इन्होंने जो हमारी टीम थी उसको क्वालिफाई करवाया था।
अब इनका निधन हो गया है 72 वर्ष की आयु में। फॉर्मर इंडियन हॉकी टीम कोच माइकल नॉब्स का। किस देश के थे? ऑस्ट्रेलिया के, और इंडियन मेंस हॉकी टीम के कैप्टन भी रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, 31 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? 31 जनवरी को कल नेशनल कमीशन फॉर वीमेन का 34th फाउंडेशन डे मनाया गया। भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए, उनके हितों के लिए काम करने वाली एक स्टेचुरी बॉडी है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। इसकी स्थापना नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट 1990 के तहत की गई थी और स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992 में। एक्ट था 1990 का और इसके तहत 31 जनवरी 1992 में यह संस्था बनी थी। भारत में महिलाओं के हितों की रक्षा करना, महिलाओं के हितों की इससे संबंधित केंद्र सरकार को सलाह देना, यह काम है राष्ट्रीय महिला आयोग का। 34वां फाउंडेशन डे 31 जनवरी 2026 को इसका बनाया गया है। इस संस्था की फर्स्ट प्रेसिडेंट थी गठन के समय 1992 में जयंती पटनायक, और अभी इस संस्था के अध्यक्ष के पद पर है विजया रहाटकर। 2024 में विजया रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी थी और यह अभी कंटिन्यू है। इजी। तो यहां पर 26 जनवरी से 1 फरवरी तक के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए, एक एक फैक्ट को समझा। आई होप सेशन पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करके जाइएगा। ऑफर की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जीएस फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।